हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? रिपब्लिक का बीपीएससी वाला आपका अपना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 67वीं बीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी के संदर्भ में। जो लोग भी पीटी का एग्ज़ाम दे करके आए हैं और आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, 100+ में है, इवन कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, संतोषजनक नहीं हुआ है, उनके लिए भी स्ट्रेटजी यही है। कारण क्या कि 68वीं के लिए भी अगर आप देखें तो अभी आपको 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, 15 नवंबर तक आपको मेंस में लगना होगा। चूँकि 68वीं का भी मेंस क्या है, 8 अप्रैल को से है, यानी 3 महीना इधर 3 महीना उधर। पीटी का एग्ज़ाम के बाद, पीटी का एग्ज़ाम 8 जनवरी को होगा। इसके बाद केवल आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है, तो 3 महीने में मेंस की तैयारी पॉसिबल नहीं है। 2 पेपर जीएस का, 1 पेपर ऑप्शनल का, 900 मार्क्स का। पीटी का मार्क्स तो केवल 150 मार्क्स का होता है पीटी, और वो भी मतलब उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। वहाँ पर 900 मार्क्स, कहाँ 150 मार्क्स, कहाँ 150 मार्क्स, ठीक है, और कहाँ 900 मार्क्स। आप समझ सकते हैं ना। तो 900 मार्क्स चूँकि फाइनली आपको निकालना है, चाहे 67वीं या 68वीं। चूँकि 68वीं की भी प्रक्रिया क्या हो जाएगा, अगस्त लास्ट तक, जुलाई में इंटरव्यू ले करके, जहाँ इंटरव्यू तक ही आपका रोल होता है, उसका तो बस केवल रिजल्ट आएगा, हाँ या ना। तो जुलाई में इंटरव्यू होगा और उसके बाद जून में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा मेंस का, और उसके बाद इंटरव्यू होगा जुलाई में। तो ऐसे में आपके पास आज यहाँ जहाँ पर आज आप खड़े हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में, यहाँ से भी आपके पास टाइम नहीं है, केवल 10 महीने का टाइम मिल रहा है। तो ऐसे में भी जो लोग 68वीं की तैयारी को प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि अभी मेंस में आपको लगना है। तो एनी हाउ आपको चाहे 67वीं हो या 68वीं हो, इवन कि 69वीं हो, फिर भी आपको मेंस में लगना है, ठीक है। इस 900 मार्क्स की तैयारी 3 महीने में पॉसिबल नहीं है। अगर फाइनली निकालना है तो केवल पीटी के चक्कर में फंसना चाहते हैं तो बात अलग है। दूसरी बात है कि पीटी मेंस की तैयारी से बहुत सारी चीज़ें, पीटी की भी तैयारी काफ़ी आपकी अच्छी हो जाती है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 67वीं बीपीएससी मैं बता रहा हूं कि इस बीपीएससी के पीटी की फाइल को आप क्लोज कर दीजिए। बीपीएससी पीटी, उससे बाहर निकलिए कि क्या स्कोर हो रहा है, क्या कट ऑफ होगा, बिल्कुल बंद कीजिए, ठीक है। 100+ है, मान के चलिए आपका होगा, और अपने अपने कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। पिछला वीडियो है इस पर डिटेल में। तो इस फाइल को क्लोज करना है, अब इस पर चर्चा नहीं होगी, फाइल क्लोज। क्योंकि अब मातम या खुशी मनाने के लिए, दोनों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। बहुत अच्छा हुआ है फिर भी, बुरा गया है फिर भी, ठीक है, एवरेज गया है फिर भी, मेंस की तैयारी में लगी है। अगर निकालना है 67वीं 68वीं, अगर अगस्त सितंबर तक आपको रिजल्ट चाहिए तो ठीक है, इसका भी 67वीं वाला भी फाइनल कर लिया जाएगा। ये मई तक फाइनल होगा, और वो अगस्त लास्ट या सितंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, 3 महीने का अंतर है, ठीक है। तो 3 महीना 4 महीना मुश्किल से। तो इसको फाइल को क्लोज कीजिए, अब इसमें लग जाइए मेंस में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 67वीं बीपीएससी, चूंकि बीपीएससी ने एक ऑप्शन आपको अब दे रखा है कि ऑप्शनल को चेंज कर सकते हैं। तो यह एक तरह से सही भी है और गलत भी है आपके लिए, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको एक नया ऑप्शनल अगर चेंज करते हैं तो उसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन हाँ, किसी को यह लग रहा है कि हमने गलती से कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट ले लिया है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्कोर नहीं कर सकते, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें होगी। लेकिन इतने कम टाइम में आपको क्या करना है, इसका तैयारी करनी होगी। तो यह तो आप देख लेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबिलिटी है। अगर गलत डिसीजन पहले था तो चेंज आप कर लेंगे, और बिल्कुल ही उसमें आप लग जाएंगे। इस संदर्भ में डिटेल में एक दूसरा वीडियो बना हुआ है कि ऑप्शनल क्या सिलेक्शंस कैसे हो, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आपको, इस पर अलग से वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लेंगे। लेकिन इसमें भी आप फंसेंगे नहीं।
आपकी जो सुटेबिलिटी हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है कोशिश कीजिए आप वो रखने का, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड और हवा में बह करके और कोचिंग के अकॉर्डिंगली नहीं है, आपका अपना इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है किसमें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की अपनी अलग अलग इंटरेस्ट होता है, बैकग्राउंड होता है, अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अपना वीक पॉइंट होता है, अपना एक अलग आपका एनालिटिकल लेवल होता है, प्रोजेक्शन लेवल है, एक माइंड सेट होता है कि आप फैक्चुअल माइंड सेट के हैं या एनालिटिकल माइंड सेट के हैं। कुछ सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने को कहाँ फिट पा रहे हैं यह आप देख लेंगे, इसकी चर्चा अलग है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ऑप्शनल की बातें, जिसकी उस वीडियो को आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस पर जीएस के बारे में। जीएस की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि जीएस दो पेपर जीएस आपका है, जीएस 2 पेपर है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, जीएस 2 पेपर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है पेपर 1 और पेपर 2। डन। अब 1 में हम लोग जानते हैं, अब इसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या होगी, स्ट्रेटजी होगी। हिस्ट्री थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, दूसरा करंट है, और तीसरा आपका डीआई है। मैं आता हूं स्ट्रेटजी पर। अब पेपर 2 में आप आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉलिटी है, पॉलिटी, इको एंड ज्योग्राफी एक साथ है और तीसरा साइंस टेक है। डन। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस इस ढंग से आपका ये पेपर का सब्जेक्ट है, दोनों पेपर का। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक नेचर का है और कुछ डायनेमिक नेचर का है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। यह जो डीआई का पार्ट है स्टैटिक है, नाम भी स्टैटिक और स्टैटिस्टिक्स है वैसे, ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक नेचर का होता है, अस्थिर नेचर का होता है। इसमें बहुत सारा चेंजेज नहीं होगा अगर आपको आता है, और आता है के साथ साथ प्रैक्टिस। डीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, प्रैक्टिस। केवल आने से मतलब नहीं है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप डेली क्या करेंगे, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम इवन टुडे स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ द 2 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक्स डेली। 2 क्वेश्चंस की आप डेली प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। टाइम फ्रेम में कोशिश करेंगे कि आप एक क्वेश्चन एनी हाउ हमारा 20 मिनट में हो जाए, दूसरा क्वेश्चन 20 मिनट में, 40 से 45 मिनट में, मैक्सिमम 1 घंटे में शुरुआती टाइम में आपको टाइम लग सकता है। क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, इसमें जो पाई चार्ट होता है, जो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ग्राफ डायग्राम वगैरह से होता है, डाटा अलग अलग ईयर का होता है और उसके अकॉर्डिंगली इसको कंपेयर करना होता है। एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है। मतलब एवरेज, परसेंटेज, रेशियो कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आता है, लेकिन आप उसमें क्या होते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, उसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। डिटेल में चर्चा होगी एक अलग से डीआई वाले क्लास में। तो इसमें इससे निपटने का एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस। चूंकि 72 मार्क्स का है, 36 इंटू 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर कई सारे सब क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। तो ऐसे में आपको टोटल आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या है कि 40 मिनट में आपको करना है, 45 मिनट में करना है, ठीक है।
मैक्सिमम 1 घंटा के अंदर आपको करना है। 1 घंटा हालांकि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर टाइम की बातें अगर करूं उस पर भी चर्चा मैं कर लेता हूं। तो हिस्ट्री अगर आप 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। करंट भी 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं और 1 घंटा आपको DI के लिए टाइम बच जाता है। आइडियल टाइम का डिवीजन आप यहीं करेंगे। 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट पे 1-1 घंटा टाइम आप देंगे। सेम चीज़ें इसमें है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक। यहाँ पर थोड़ा सा डायनेमिक होता है तो यहाँ पर टाइम लगेगा, यहाँ भी DI में भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हालांकि 2 ही क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखना होता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन है, यहाँ भी करंट में भी 3 क्वेश्चन है और पॉलिटी में भी 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चंस और DI में भी 2 क्वेश्चंस। लेकिन साइंस टेक में और DI में 2 क्वेश्चन तो है, 36 दूनी 72 मार्क्स का, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। DI में तो है ही, साइंस टेक में भी आप देखेंगे कि इसका जो नेचर है काफ़ी डायनेमिक होता है। अब केवल बुक आप पढ़ करके आप गए हैं कोर्स साइंस टेक का, साइंस की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, साइंस नहीं है, साइंस टेक है। दूसरी बात है कि साइंस टेक की कोई बुक पढ़ के भी गए तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं आता। जब तक इसमें बता आपको गाइडलाइन ना मिले, जब तक आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग ना करें, एक बेसिक एक समझ डेवलप नहीं हो साइंस टेक का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस टेक में एक बेहतर गाइडलाइन, जो आपको बुक में नहीं मिल रहा है, आपकी अपनी सोच वहाँ तक नहीं जा रही है, तो वहाँ पर अच्छे टीचर की गाइडलाइन बहुत ही आवश्यकता है साइंस टेक में। ठीक है, DI में भी आपको टीचर की आवश्यकता होगी, प्रैक्टिस करनी है, करवानी है। तो अपने यहाँ DI का भी आपको अच्छा क्लास मिल जाएगा, साइंस टेक का भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा क्लासेज वगैरह भी होगा। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर से, तो आप लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, चाहे 67वीं के लिए हो, 68वीं के लिए हो, दोनों के लिए अभी स्ट्रेटजी सेम है। ठीक है, तो साइंस टेक में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं अभी करूँगा, कि साइंस टेक में क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक होता है और यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़ की एप्लीकेशन है, अप्लाइड पार्ट है। मतलब आपने जो वहाँ पर साइंस एंड स्टार्टिंग से आता हूँ, मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा है, स्पेस साइंस पढ़ा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, रोबोटिक साइंस को पढ़ा है, उसके अंदर कई सारे चैप्टर सब चैप्टर आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में है कि आप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को पढ़ते हैं, क्लोनिंग को आपने पढ़ा है, तो उस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा है, तो उसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे? किस टाइप का क्वेश्चन से? मान लीजिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज अगर आ गया, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, एग्रीकल्चर में कैसे, मतलब किसानों की आय में कैसे वृद्धि होगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, गरीबी भुखमरी कैसे दूर होगी, तो वहाँ पर आपने जो बायोटेक्नोलॉजी की जो चीज़ें पढ़ी है या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की जो चीज़ें पढ़ी है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन में कैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सोचिए ज़रा। तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होता है, ठीक है, जिसमें 2 अलग अलग प्रजाति के जीन को हम लेकर के हम एक ट्रांसजेनिक बनाते हैं, जीन के स्तर पर बदलाव। डन। तो मान लीजिए बिहार के मिथिलांचल में या बिहार के सीमांचल वाले एरिया में फ्लडेड एरिया है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती है, फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर हमें अगर उस आपदा से निपटना है तो वहाँ जो हम एक ऐसे धान की किस्म को उगाएंगे, उसमें उस धान में अगर मान लीजिए जलकुंभी के जीन को डाल दिया जाए तो क्या होगा? वह जो धान होगा कितना भी पानी में डूबा रहेगा तो क्या होगा? असर नहीं होगा। क्यों? उसमें जलकुंभी का जीन डाला हुआ है, जिसकी वाटर रेजिस्टेंस पावर काफी ज्यादा होता है। होगा खराब? नहीं होगा। क्यों? जलकुंभी का गुण आ गया उसमें।
बाकी जो गुण है, अच्छी चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन वाटर रेजिस्टेंस का, वाटर को एब्जॉर्ब करने का या फिर वाटर के साथ वह कैपेसिटी आ गई, झेलने की कैपेसिटी आ गई, पानी में ही होता है। अगर मरुस्थल वाला एरिया है तो वहाँ पर आप बबुल का जीन आप डाल दें। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाइड फॉर्मेट में डालने की आवश्यकता होती है। सोशल जस्टिस है, महिला सशक्तिकरण है, एनर्जी सेक्टर है, कोरोना से जो बेरोजगारी पैदा हुई है या समस्या जो पैदा हुआ है उस संदर्भ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल होगा, गरीबी को दूर करने में, खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है, भुखमरी की, उसको दूर करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है। समाज में भेदभाव है, चाहे लैंगिक भेदभाव हो या फिर जातिगत भेदभाव हो, उसको दूर करने में, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को लाने में कैसे हेल्पफुल होगा। तो सारी चीज़ें इतनी मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं और काफ़ी मज़ेदार है। मान के चलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे आप यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का ऐसे क्वेश्चंस में, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, साइंस, स्पेस साइंस का, रोबोटिक्स का, नैनो टेक्नोलॉजी का, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं परफेक्ट आप लोगों को इस पर बना दूंगा, बहुत ही अच्छा आंसर लिखेंगे। स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी, सैनिटेशन प्रोग्राम वगैरह है, उसमें कैसे हेल्पफुल होगा। मतलब कुछ भी, जो भी समस्याएं वर्तमान संदर्भ में है, उस समस्या से निपटने का एक बहुत ही सशक्त साधन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास में है। चलिए चर्चा करूंगा डिटेल में। इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पार्ट है, एक काफ़ी ये भी डायनेमिक वाला पार्ट है, एक आपका करंट से कोरिलेट होता है। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे जो साल 2 साल की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, गतिविधियां है, इससे रिलेटेड उसको देखना होगा। अब वो उस टाइप का क्वेश्चंस, गरीबी और बेरोजगारी का कितने प्रकार हैं और कैसे निपटा जा सकता है, क्या समाधान हो सकता है, वह इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आता है। काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहा है यहाँ पर। इवन नहीं कि आपको इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, मतलब खासकर सर्वे वाला जो पार्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट की चीज़ें इसमें कैसे डालेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो ये भी कला में सिखाऊंगा। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, अलग अलग सहकारिता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसके डेटा को कैसे यहाँ पर रखना है इकोनॉमी में, ये ज्योग्राफी में, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, वो डायनेमिक हो जाएगा, अपडेटेड चीज़ें हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम पुराना डेटा डाल रहे हैं या फिर डेटा डाल ही नहीं रहे हैं, तो बिना डेटा का तो थोड़ा सा वो सही नहीं होगा, ठीक है। कुछ वहीं सारे फैक्ट्स बिल्कुल ही समझिए कि बिना हड्डी का शरीर हो जाएगा। स्पाइनल कोड अगर ना हो, हड्डी ना हो, बोन ना हो, तो कैसा शरीर होगा। चलिए इस पर डिटेल में चर्चा होगी। इकोनॉमी ज्योग्राफी पर काफ़ी डायनेमिक है, यहाँ भी आपको एक अच्छे सधे हुए टीचर की गाइड की आवश्यकता होगी, और जो कि आपको यहाँ पर रिपब्लिका में मिलेगा बहुत ही, ताकि हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। आप नॉर्मली आप 22 मार्क्स ला सकते हैं, तो उसमें 26 मार्क्स, 27 मार्क्स, 28 मार्क्स कैसे लाया जा सकता है ना, वह कैसे लाया जा सकता है। और वहीं हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स जो आप एक्स्ट्रा लाएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होता है एक पेपर में, तो अगर 3 मार्क्स भी अगर देख लें तो 8 से 24 और 2 पेपर है तो 24 दूना 48, यानी 50 मार्क्स का तो सर्टेनली आपको फायदा होगा। किसी को